So in today's class we are going to talk about Samuel Beckett। और हम सारे लोग जानते हैं कि ही वॉज अ वेल नोन आयरिश ड्रामेटिस्ट। बाद में यूके का उनको सिटीजनशिप मिला, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ही वॉज बॉर्न आयरिश ड्रामेटिस्ट, नावलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी रहे हैं, दीज थिंग्स वी फाइंड, ट्रांसलेटर भी थे। तो आज की क्लास में स्पेशली जो यूपीएचसीएससी है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो उसमें इंग्लिश का सिलेबस है, अगर आप देखेंगे तो सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो सिलेबस में है। सैमुअल गेट बेकेट पे बहुत सारी बातें लोगों ने किया, बहुत ढंग से लोगों ने किया हुआ है। और चूंकि वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का हिस्सा होने की वजह से उसको उसका एक्सप्लेनेशन किस लेवल पे जाके निकाला जाए या उसकी स्टोरी को कैसे समझा जाए, यह अपने में दैट्स नॉट इजी टास्क। वी नो इट वेरी वेल कि चाहे द बर्थडे पार्टी हो, चाहे सैमुअल बेकेट का द वेटिंग फॉर गोडो हो, या अगर आप इसके अलावा मिस वेटिंग फॉर गोडो की बात करें, या एल्बर्ट केमू का द मिथ ऑफ सिसिफस की बात की जाए, तो जितने भी एब्सर्डिस्ट प्लेज हैं, जितने भी ये सारे के सारे प्लेज हैं, उन सारे प्लेज में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन रही है। एक तो पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस को, जीवन मतलब जीवन कैसे लोग जी रहे थे, जीवन का लोगों का कैसा चल रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, उसको लेकर के बात की जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात की जाती है, वायलेंस को लेकर के बात की गई है, ट्राउमा, पेन, और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, लाइफ में कोई जूस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं है। ऑल ओवर द साइड देयर इज ट्राउमा, पेन, एगनी, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। So here I want to discuss with you, whenever you go with this play, तो what the points you have to keep in your mind, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना चाहिए, सबसे पहले हमें आथर के बारे में जानना चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट आथर, तो ध्यान में रखना है कि इनका पूरा नाम सैमुअल बार्कले बेकेट था। यहाँ पे मैं स्क्रीन को शेयर कर दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, दो आई हैव सेंट यू नोट्स। जो हम लोग बात कर रहे हैं सैमुअल बेकेट को लेके बात कर रहे हैं, और सैमुअल बेकेट का पूरा जो नाम है सैमुअल बार्कले बेकेट। तो पॉइंट ये जो है सैमुअल बार्कले बेकेट, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा चीज ध्यान में रखना है कि सैमुअल बार्कले बेकेट का आखिर क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या योगदान था, जिसकी वजह से वो इतने इम्पोर्टेंट रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि पूरा नाम उनका, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका पूरा नाम क्या है, सैमुअल बार्कले बेकेट, SAMUEL, सैमुअल बार्कले, BARCLAY, बेकेट, BECKET। तो ये उस आथर का नाम है जिसको लेकर के आज हम लोग बात करें, सैमुअल बार्कले बेकेट, SAMUEL, BARCLAY, बेकेट, BECKET। ये जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगर हम इनसे रिलेटेड बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि उनका जन्म कब हुआ। 1906 में ही वॉज बॉर्न इन 1906। उनकी डेथ कब होती है, 1989 में। दूसरा, डाइड, DIED, डाइड इन 1989, डाइड इन 1989। सो रिमेम्बर दैट कि जब भी आप इस आदमी को लेकर के बात करते हैं सैमुअल बेकेट को, तो सैमुअल बेकेट का मतलब कि हमें इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सैमुअल बार्कले बेकेट। और उनका जन्म कब हुआ, 1906 ईस्वी में हुआ। उनकी मौत कब होती है, 1989 ईस्वी में होती है। यह एक पॉइंट था जो हमें ध्यान में रखना था। दूसरा चीज कि वो जो है बॉर्न आयरिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट है, और भी उनका तरीका था लिखने का। बट इफ यू गो विद दिस, he was a born, he was a born, third point, he was a born Irish dramatist, he was a born Irish dramatist, IRISH, Irish
dramatist and novelist. But got the citizenship. But got the citizenship. Got the citizenship. Citizenship. But got the citizenship of UK, of यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट से आपको कुछ नहीं करना, बस वो ध्यान ध्यान में रखना। ये कोई बहुत लर्न करने वाली चीज नहीं है, इससे आपको ऑलरेडी पता है, मुझसे ज्यादा इस चीज को लेके आप जान रहे हैं कि वो क्या थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे। आयरलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आप जीबी शाह की बात करते हैं, अगर आप अभी अभी हम लोगों ने जे एम सिंज को, जॉन मिलिंगटन सिंज का प्ले था द फ्लिप ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया था। अगर आप उसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे आयरलैंड ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। डब्ल्यू बी एड्स थे, जे एम सिंज थे, मतलब यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इन लोगों का कितना। और आयरिश नेशनल थिएटर, इतना बड़ा नेशनल थिएटर था, अबे थिएटर को आप देख सकते हैं। उसके अलावा आयरलैंड में ऐसी तमाम शख्सियत हुई कि जिसकी वजह से जो है वहां के मूवमेंट को क्या कहना पड़ा, केल्टिक रिवाइवल। अगर आपको याद होगा, एम एच अब्राम्स ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, CELTIC, केल्टिक रिवाइवल। केल्टिक रिवाइवल का मतलब होता है आयरिश लिटरेरी रिनेशा। आयरलैंड में लिटरेचर में जो रिनेशा हुआ, जो बड़ी चीजें हुई है, उसी को केल्टिक रिवाइवल कहा जाता है। तो एक आदमी जो कि कहा जा सकता है कि अ, जो काम डब्ल्यू बी येट्स ने, जे एम सिंज ने, या और भी लोगों ने जिस काम को आगे बढ़ाया था, उस काम को पोस्ट मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज, कुछ हद तक पोस्ट मॉडर्न एज में उसको ले जाने वाले शख्सियत का नाम क्या रहा है? जॉन बार्कले बेकेट रहा है। दो ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ यूके, उनको यूके की नागरिकता मिली, वो एक अलग चीज है। यूके यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता मिली, वहां से वो जुड़े, दैट इज अनदर थिंग। तीसरा चौथा पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि उनकी कई लैंग्वेज पे पकड़ थी। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि ही रोट बोथ इन बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। उन्होंने फ्रेंच में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, काफी अच्छी उनकी पकड़ थी इन दोनों भाषाओं में। तो एक पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक फ्रेंच को भी, और इनका जो ये प्ले है द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, पहले ये फ्रेंच में आया है, बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है। तो यू विल कम टू नो कि सॉरी, वेटिंग फॉर गोडो, मैं प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा था। वेटिंग फॉर गोडो जो इनका प्ले है, यू विल कम टू नो कि ये सबसे पहले फ्रेंच में आया, बाद में जाके इंग्लिश में आता है। तो इनकी एक अच्छी खासी पकड़ उस पे रही है। दूसरा चीज अगर आप बात करते हैं कि इनके नोटेबल वर्क्स कौन कौन से थे, तो इफ यू गो हिज विद हिज नोटेबल वर्क, NOTABLE वर्क्स, WORKS, इफ यू गो विद नोटेबल वर्क, यू विल कम टू नो कि जो सबसे पहला था मर्फी, MURPHY। दूसरा है वाट, WATT। तीसरा है मोल्लॉय, MOLLOY। चौथा है मैलोन डाइस। पांचवा है द अननेमेबल, द अननेमेबल। छठा वेटिंग फॉर गोडो, यही हमारे यहाँ सिलेबस में है, वेटिंग फॉर गोडो, GODOT। सातवां है एंड गेम। आठवां क्रैप्स लास्ट टेप,
क्रैप्स, CKRAPPS, क्रैप्स, लास्ट, LAST, लास्ट, टेप। नौवां है हाउ इट इज, हाउ इट इज। 10वां है हैप्पी डेज, DAYS, हैप्पी डेज। और आप देखेंगे कि इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, नोट करके जो लिखने लायक है कि नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1969। तो अगर आप देखेंगे कि एक जो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं उनके प्ले का नाम, जिसमें एंड गेम था और उनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला 1969 में। इतना एक इंफॉर्मेशन आपको राइटर के बारे में समझना जरूरी है। और ये भी पता होना चाहिए कि ही वाज द की फिगर ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के वो की फिगर थे। दिस थिंग्स वी शुड रिमेम्बर। और ऐसा नहीं कि हमें उनका फादर मदर, या जैसा हम लोग शेक्सपियर की स्टडी पीजीटी के लिए करते हैं, अब तो वहां पर भी पूरा वो सारा नेचर उन्होंने बदल दिया क्वेश्चन का। अब हर जगह सारी बातें टेक्स्ट ओरिएंटेड हो रही है, अब इस तरह की क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो एक जो पॉइंट है कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1969 उनका ये वर्क रहा है। आयर आयरिश ड्रामेटिस्ट, दे गॉट द सिटीजनशिप ऑफ यूके, wrote in French and English. All these things we find. So what I want to say, whenever you go with these points, तो ये कोई बहुत लर्न करने की चीज नहीं है। उनका वर्क अकेले एक नजर में पता होना चाहिए, लेकिन सारी बातें किस पर होनी चाहिए, आपका वेटिंग फॉर गोडो पे होना चाहिए। अब जब आप वेटिंग फॉर गोडो की बात करते हैं या उनके वर्क को लेकर के बात करते हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वेटिंग फॉर गोडो, WAITING, वेटिंग फॉर गोडो, GODOT, वेटिंग फॉर गोडो। यू विल कम टू नो कि जो ये प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, ऑलरेडी इस तरह का प्ले है कि उसको रियली में काफी इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, मुझे लगता है कि जो काफी लंबे समय तक इस पर बातें होंगी कि इसका क्या मीनिंग रियल में निकल रहा है। तो ये जो प्ले है ओरिजिनली एक कब आता है, फ्रेंच में 1948 में शुरू हुआ, 1949 में एक कंप्लीट होता है 1949 में। और 1953 में पहली बार ये आपका उसमें कहा जाए कि इसको थिएटर में ये इसका प्रीमियर होता है। तो एक तो 1949 में, इट वाज रिटन इन 1949, सबसे पहला पॉइंट की रिटन इन 1949 इन फ्रेंच, फ्रेंच में 1949 में। और साथ ही साथ आपको ये देखेंगे कि इसको कब स्टेज्ड किया जाता है, इट वाज स्टेज्ड, इट वाज स्टेज्ड इन 1953, इट वाज स्टेज्ड इन 1953। कहाँ पर स्टेज किया गया था सबसे पहली बार, एट द थिएटर ऑफ बेबीलोन पेरिस, एट द थिएटर ऑफ बेबीलोन, थिएटर ऑफ बेबीलोन पेरिस, थिएटर ऑफ बेबीलोन पेरिस। सो यू फाइंड दैट, ओम प्रकाश भाई, आप म्यूट कर लीजिए। So remember that when we talk about this particular thing at these points, so what we get कि this particular play it was staged in 1953। 1953 में इसको जो है क्या किया गया है कि स्टेज किया गया है। और 1953 में स्टेज किया गया।
और जब ये स्टेज वहां पे किया जाता है तो फ्रांस के या पेरिस के कौन से थिएटर में, बेबीलोन थिएटर। मैं नहीं कहता ये सब पूछा जाएगा, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन कब आई है, क्या हुआ है, किस तरह का इसका जानरा क्या है, किस तरह का प्ले है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक जो पॉइंट है और जो हमें समझना है, वह एक चीज है कि व्हेन वी गो विद दिस प्ले, स्पेशली व्हेन वी गो विद दिस प्ले, यू विल कम टू नो कि इंग्लिश में इसकी डेट 1954 में, अगर आप देखेंगे तो इसकी डेट 1954 में, ओम प्रकाश भाई म्यूट कर लीजिए, आपके आवाज आ रही है, आपने अपने, या नाउ गेटिंग द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द थर्ड पॉइंट। रिमेम्बर दैट कि ये इंग्लिश में कब आता है, इन इंग्लिश इट केम इन 1954। समवेयर यू फाइंड 1955 भी, कोई ऐसा नहीं, लेकिन एम एच अब्राहम 1954 के साथ जाते हैं, उसी डेट को मानना पड़ेगा। इसका प्रीमियरिंग जो है लंदन में होता है, जब ये इंग्लिश में आया था, जिसका प्रीमियरिंग लंदन में 1955 में होता है, इंग्लिश वर्जन का। तो ये सब चीजें हैं। अब उसके बाद ये प्ले, मैंने आपको बताया कि ये प्ले किसका एग्जाम्पल है, ये द प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड रहा है, अगर आपको याद होगा कि वो जिसका वो रिफ्लेक्शन है, उसमें वर्ल्ड वार सेकेंड, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वार के अलावा पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ट्राउमा, पेन, स्टेन, मेंटल डिसऑर्डर, एगनी, and even you come to know ki so many things you find, and you will come to know ki how these things have been presented, or and you find ki whatever you see, whether that was violence, whether that was the theory of existentialism, surrealism, whatever the theory you find that times, these things have been presented, yeah, you can say these things have been wrapped into a beautiful basket, and in that basket you find कि life was not beautiful. Ideology means एक नया चीज हो सकता है, but life was not beautiful, and life has been presented as meaningless, इसके अलावा unexplainable, irrational, illogical, so many things. When I had gone the बर्थडे पार्टी को लेकर के, मुझे लगता है कि मैंने बात आप लोगों के साथ किया था, या किसी क्लास में मैंने किया था, तो उसका मैंने वीडियो शेयर किया था। यू विल कम टू नो कि कितना सारा समस्या उसमें दिखाया जाता है, सब कुछ इलॉजिकल है, थ्रेटनिंग है, इंट्रूडर का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही उसी तर्ज पर इस प्ले को भी रखा गया है कि इसमें क्या क्या चीजें रही है। दूसरा चीज की एक इसका एग्जांपल है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एग्जांपल है। इसका जो एक तरह से सब टाइटल है, उस सब टाइटल यही रखा गया था कि इट्स अ ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एक्ट। इट्स सब टाइटल TITL, इट्स सब टाइटल इज ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एक्ट। ये इसका सब टाइटल रहा, ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एक्ट। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे कि जो प्ले है, उस प्ले में मैंने आपको बार बार बताया कि कोई भी चीज ऐसा नहीं जहाँ पे आप कोई कह सकें कि इसमें कोई थीम है, या कहीं पे किसी तरह का और कोई सिचुएशन को किया गया है। चीजों का रिफ्लेक्शन है, चाहे वो नाजीवाद का शासन रहा, हिटलर मुसोलिनी का, चाहे आपका जो है उस समय का जो लाइफ रही उसको लेकर के, खासकर पोजो और लकी का जो कैरेक्टर है, जिस तरह से एक अंधा हो जाता है और एक बहरा हो जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता या बोल नहीं पाता है। यू विल कम टू नो कि उस समय का एक्सप्लाइटेशन दिखाता है कि रियली में कैसे जो है हिटलर के जमाने में चीजों को रखा, चीजें कैसे जो है कम्युनल हार्टेड फीलिंग के नाम पर एक्सप्लाइटेशन हुआ था। दिस थिंग्स यू हियर फाइंड, यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक चीज है।
दूसरा चीज है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है। हमें ध्यान में रखना है कि इसमें स्टेन, पेन, डिसऑर्डर, ट्राउमा, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस, EXPRIENCES, वायलेंस, सप्रेशन, तमाम सिलेब्री का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें हल्का सा मैंने आपको बता दिया कि व्हाट डू यू फाइंड यहाँ पर। अब उसके बाद है कि इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। CHARACTER, कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर है व्लादिमीर, VLADIMIR। दूसरे कैरेक्टर है स्ट्रागन। तीसरे कैरेक्टर है पोजो। चौथा कैरेक्टर है लकी। पांचवा कैरेक्टर है अबवाय। छठा कैरेक्टर है जो म्यूट है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, गोडो। गोडो वो म्यूट है, वो कुछ नहीं बोलते कहीं पे। उसके बाद ये आता है कि प्ले की सेटिंग कहाँ पर है। SETTING। प्ले दो एक्ट में है और प्ले की सेटिंग केवल एक ही सीन है, एक ही जगह पर ही सारी चीजें होती है। ओनली वन सीन, ओनली वन सीन थ्रू आउट बोथ एक्ट, थ्रू आउट बोथ एक्ट, ओनली वन सीन थ्रू आउट बोथ एक्ट। एक ही जगह पे दिखाया गया, एक सुनसान निर्जन जगह है जहां पर व्लादिमीर और स्ट्रैगन दोनों गोडो के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर दिखाया क्या जाता है कि एक ट्री है। फर्स्ट एक्ट में दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, इन द फर्स्ट एक्ट देयर इज अ द ट्री इज बेयर। एक चीज दिखाया जाता है कि व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन आर वेटिंग फॉर गोडो नियर अ ट्री विच इज बेयर। बेयर का मतलब कि बगैर पत्तियों के है, खाली है, बिल्कुल ठूंठ जिसको कहा जा सकता है। ऊपर की शाखाओं का कुछ पता नहीं है क्या चीजें हैं। उसके अलावा जब सेकेंड एक्ट होता है तो सेकेंड एक्ट में दिखाया जाता है कि उसमें कुछ पत्तियां निकल आई। उसमें इन द सेकेंड एक्ट यू फाइंड की कुछ पत्तियां, ये सब चीजें आप ध्यान से देखिएगा। इन द सेकेंड एक्ट, इन द सेकेंड एक्ट वी फाइंड द ट्री हैज सम लीव्स, क्या वो कलियां जैसे निकल रही उसमें जो है। तो यह इंडिकेट करता है कि पासिंग ऑफ द टाइम, की समय गुजरा है और बदलते समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हुआ है। तो प्ले का जो सेटिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं उसको थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इसका जो सेटिंग है उस सेटिंग में क्या चीजें ध्यान में रखना है कि सेटिंग में ओनली वन सीन है, केवल एक ही सीन है। और यही जो सीन है दोनों एक्ट में चलती है, थ्रू आउट बोथ एक्ट। कितना एक्ट है, दो एक्ट है। एंड यू फाइंड कि उसमें पहले में दिखाया गया कि व्लादिमीर और स्टैगन दो कैरेक्टर हैं जो वेटिंग करें, किसका वेटिंग करें, गोडो का वेटिंग करें। हु इज गोडो वी डोंट नो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गोडो शायद
आप कह सकते हैं गॉड को, गोडो आप कह सकते हैं कि एंजिल को, गोडो आप कह सकते हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि गोडो एक ऐसा चीज है जो उनका उद्धार करने आएंगे, उनको बचाने आएंगे। तो इस तरह का सिचुएशन, गोडो एक ऐसा है जो सुपर पावर कहा जा सकता है कि व्लादिमीर और स्टैगन दे आर इन ट्रबल, दे डोंट हैव एनी होप एनी एक्सपेक्टेशन, दे मीन्स उनको लगता है कि ये जो अर्थली लाइफ है सब डिस्टर्ब हो चुका है, इससे बचाने के लिए कोई गोडो आएगा। और उसको कहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, नियर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, जो कि कैसी है, बेयर है वहां पे, मतलब खाली, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सेकेंड एक्ट में दिखाया जाता है कि द ट्री हैज लीव्स, इट इंडिकेट दैट द टाइम हैज चेंज, और विद द पैसेज ऑफ टाइम समथिंग इज ग्रोइंग, कुछ बदलाव के इंडिकेशन करने के लिए। अब सारा का सारा चीज जो है मैंने आपको उसका प्लॉट या समरी लेकर के मैंने भेजा है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है वो कैरेक्टर को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर में 6 कैरेक्टर है, उसमें मैं जैसा बताया। और जब पहला एक्ट होता है, पहले एक्ट के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि व्लादिमीर और स्ट्रागन जो है वो एक पेड़ के नीचे मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दोनों कैरेक्टर है व्लादिमीर और स्ट्रागन, ये कहाँ पे मिलते हैं, दोनों एक पेड़ के नीचे मिलते हैं। पेड़ कैसा है, लीफलेस है। आ, थोड़ा सा मैं इसको हाँ समझा दूं, फिर मैं लाइव आ रहा। व्लादिमीर और स्टैगन दोनों एक पेड़ के नीचे मिलते हैं, वह पेड़ कैसा है, लीफलेस है। बाद में कुछ लोगों ने ये कहा कि वो पेड़ जो था वो विलो था, विलो का मतलब कोई झाड़ी वगैरह इस तरह से थी। तो उसकी स्पीसीज के बारे में लोग स्पिकुलेट करते हैं, बट दैट्स नॉट सर्टेन कि वो कैसा पेड़ था क्या था। लेकिन एक डिजर्टेड प्लेस में ऐसा लगता है कि व्लादिमीर एंड स्टैगन दे आर वेटिंग, हुम दे आर वेटिंग टू गोडो। हु इज गोडो, आई डोंट नो, यू डोंट नो। क्यों, क्योंकि यह थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। अगर थिएटर ऑफ एब्सर्ड में चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी कि वेटी गोडो मीन्स गॉड, गोडो मीन्स एंजिल, गोडो मीन्स सुपर पावर, एंड दैट गोडो विल कम टू रेस्क्यू देम, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड नहीं रहेगा। क्योंकि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वह एकदम से मीनिंगलेस होता है। तो उसको वहां दिखा गया कि लाइफ इज अनसर्टेन, देयर इज अनसर्टेनिटी इन लाइफ। If life is uncertain, if life is meaningless, then there should be the reflection of that life in the literature. So literature reflects such life, and you find here कि व्लादिमीर और स्टैगन दे आर वेटिंग, वेयर दे आर वेटिंग, एक तो पेड़ के नीचे, वो लीफलेस है। आप सेकंड एक्ट में देखेंगे कि उसमें कुछ पत्तियां आ जाती हैं, तमाम चीजें। कुछ लोग ये कहते हैं जो लीफलेस ट्री था ये विलो था। वे किसका इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग गोडो, वे गोडो का इंतजार कर रहे हैं। हु इज गोडो, वी डोंट नो कि गोडो। लेकिन ऐसा पता चलता है गोडो इज समथिंग सुपर पावर, जैसा उन्होंने इमेजिन किया हुआ है। और वह गोडो उनको बचाने के लिए आएगा। किस चीज से बचाने के लिए आएगा, उनको लगता है कि जो ये जिंदगी वो जी रहे हैं वह ट्रबल सम में है, दे आर इन प्रॉब्लम, सम मिस हैपनिंग और अनसर्टेन लाइफ। तो व्हाट वी से कि इस तरह की चीजों को जो है वहां पे रहा है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप जो है वो देखें उसके बाद क्या होता है कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो यू फाइंड दैट कि दे आर वेटिंग फॉर अ मैन नेम्ड गोडो, गोडो विल कम टू रेस्क्यू देम। लेकिन गोडो का आना नहीं होता, गोडो का काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं, बट यू फाइंड दैट कि नो सर्टेनिटी दैट गोडो विल कम, या इस तरह का। उसी समय इंतजार करते करते एक और कैरेक्टर की एंट्री होती, वो कैरेक्टर है पोजो और लकी। पोजो है, पोजो क्या है, मास्टर है एक तरह से। पोजो लकी का मास्टर, लकी उसका गुलाम है। लकी जो क्या है उसका गुलाम है, किसका गुलाम है, पोजो का गुलाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे वे आते हैं और वे दोनों ज्वाइन कर लेते हैं किसको, व्लादिमीर और स्ट्रैगन को। वे दोनों उनसे बात करते हैं। क्या बात करते हैं, किस डायरेक्शन में बात जाती है, कुछ उसका आप कह सकते हैं कि सब मीनिंगलेस है। कोई चीज ऐसा नहीं होता कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात हो रही है, कोई उसका कंक्लूजन निकल रहा हो, किसी इंटेलेक्चुअल टॉपिक पे बात हो रही है। क्योंकि जो प्ले है वह ये दिखाना चाहता है कि इतना ज्यादा इंसानों के बीच में अनसर्टेनिटी है, इतना ज्यादा चीजें लाइफलेस है, कोई आर्गुमेंट काम नहीं करता, कोई मीनिंग काम नहीं करती, कोई एक्सप्लेनेशन काम नहीं करता। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से वो उस चीज को बताना चाहते हैं। तो पोजो एंड लकी, वी फाइंड द एंट्री ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स। जो पोजो है वह मालिक है लकी का, लकी उसका गुलाम है। और पोजो और लकी दोनों इंगेज हो जाते हैं बात करने में व्लादिमीर और स्ट्रागन से। एंड यू विल कम टू नो कि
उसके बाद क्या होता है कि पोज़ो लकी को फोर्स करता है कि वह उसके बैग को उठाए। तो भारी भरकम बैग है और उसको उठाए, अगर वह नहीं उठाएगा या काम को सही से नहीं करेगा तो उसको फिजिकली पनिशमेंट दिया जाएगा। शायद ये जो दोनों कैरेक्टर है यह नाजी जो नाजीवाद का जो शासन था हिटलर और मुसोलिनी का, उनको प्रेजेंट कर रहा है कि कैसे वहां पे लोगों को गुलाम बनाया जाता था, फिजिकली पनिशमेंट दिया जाता था। उस तरह की चीजों को शायद इनडायरेक्ट वे में यह उसका रिफ्लेक्शन कर रहा है। और सिलेबरी का कि मॉडर्न मैन कहने के लिए कि 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी का मैन है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वार में कैसे इंसानों को गुलाम बनाया गया, कैसे गैस चैम्बर में रखा गया, कैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, कैसे लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं रह गई, कैसे जिन इंसानों को ये कहा जाता था ये रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, कैसे उन्हीं इंसानों ने दूसरे इंसानों का खून चूसा, उनको वो किए। और इवन इतना नहीं, पोजो लकी से भी कहता तुम मेरा बैग उठाओ, ये भारी भरकम है, ले चलो, अगर तुम इसको नहीं करोगे तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा और किसी भी तरह का लेथार्जिक अपने अपने आप में नहीं दिखाना है, इस तरह का। और पोजो ये कहता है कि मैं इसको मार्केट ले जा रहा हूँ और वहां भारी भरकम दाम पर मैं बेचूंगा, जो मतलब बेनिफिट में। तो पोजो का इंटेंशन क्या है, टू सेल दिस लकी बिकॉज लकी इज द स्लेव ऑफ द पोजो। इतना कहानी होती है, इतना ये व्लादिमीर और स्टागन से वे लोग बात करते हैं, इतना दिखाई जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि पोजो और लकी चले जाते हैं, व्लादिमीर स्टागन वहीं छूटे हैं, वहीं रह जाते हैं और वही सेम चीजें, दे आर वेटिंग गोडो, बट इट सीम्स दैट गोडो विल नॉट कम या गोडो डजंट कम। तभी क्या होता है कि एक बॉय की एंट्री दिखाई जाती है। वह बॉय है और वह बॉय आता है और एक्सप्लेन करता है कि किससे, व्लादिमीर और स्टागन से, कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। और मतलब मैसेंजर ऑफ गोडो हूँ, मैसेंजर फ्रॉम गोडो, ना कि गॉड, मैसेंजर फ्रॉम गोडो हूँ। और गोडो अब आज नहीं आएंगे, गोडो कल आएंगे। तो ये लोग बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि हमारा समय बर्बाद हुआ, हम गोडो का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो गोडो है वह अनडाउटली एक सिंबल है या एक दिमाग की उपज है कि कोई एंजिल आकर के हमें बचाएगा। जिन इंसानों को विज्ञान पे गर्व था, जिन इंसानों ने उस विज्ञान का मिस यूज किया, परमाणु बम बनाए, हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद किया, वर्ल्ड को बर्बाद किया, और हर घर में कहीं ना कहीं लोगों ने डेथ को देखा, लोगों ने समस्या को देखा। वही इंडिकेट करते हैं कि लग रहा है कि जो गोडो, जो गॉड है, वह इंसानों की हरकत से इतना ज्यादा खिन्न है, इतना ज्यादा नाराज है कि वे आना ही नहीं चाहते, या इतना ज्यादा दुनिया में बमबारी हो गई, युद्ध हो गया है कि अब कोई एंजिल, कोई परी, कोई सुपर पावर धरती पे नहीं आना चाहता इसको बचाने के लिए। इंसानों को उनकी हालत पर ही छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर ड्रामेटिस्ट ने बॉय को ही क्यों गोडो का मैसेंजर बनाया। इसलिए बॉय को बनाया कि जो बॉय होते हैं वे अभी मेच्योर मैन में नहीं तब्दील हुए हैं। अगर आपको याद होगा वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी की, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो जो बॉय है वो इनोसेंट होता है, वो पाप नहीं करता है, वो जो है बहुत ही, आप कह सकते हैं कि वो क्रूएल नहीं होता है, उसके अंदर जो इतना तमाम तरह का गणित है, जाति धर्म का और तमाम तरह का हैट्रेड फीलिंग्स है, वह उनमें नहीं होता है। इसीलिए शायद वह जो है ईश्वर का क्या है, वह ईश्वर का मैसेंजर बन करके आता है। वह उसकी अपनी इनोसेंस को लेकर के आप देख सकते हैं। या आपने देखा होगा कि एक पोयम लिखी गई है द लैम्ब बाय विलियम ब्लेक, वहां पर भी वाई ही लैम्ब से क्वेश्चन पुट अप करता है, ना कि बाद में वो टाइगर से भी क्वेश्चन पुट अप करता है, लेकिन इनोसेंस यू फाइंड इन द लैम्ब एंड बॉय, दिस इज वाई बॉय बिकम द मास्टर। इनका जो है मास्टर क्या मीन्स, वो उनका मैसेंजर। उसके बाद ये वो एक मैसेज दे करके जाता है कि गोडो कल आएंगे, आज नहीं आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि व्लादिमीर उस बच्चे से कुछ पूछना चाहते हैं कि, लेकिन वो बच्चा अचानक गायब हो जाता। अगर वो बच्चा गायब हो जाता इसका मतलब कि उस बच्चे में एक सुपर पावर रहा होगा, तो वह एग्जिट हो जाता, वह नेचुरल नहीं था, वह सुपर नेचुरल था। एक्ट सेकंड आता है, सेकंड डे आता है, व्लादिमीर और स्टागन वही पेड़ के नीचे अभी इंतजार कर रहे हैं कि अब गोडो आएगा, अब गोडो आएगा। अब दिखाया जाता है कि जो पेड़ है उसपे कुछ पत्तियां निकल आई हैं, जो ये चीज विटनेस करता है कि टाइम पास हुआ है, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। लेकिन वो लगातार इंतजार करते हैं, कहीं पे कोई गोडो नहीं आता है। इसी बीच ये दिखाया जाता है कि लकी और पोजो जो है
बाजार से वापस आते हैं। अगर आपको याद होगा कि पोजो लकी को लेके बाजार में बेचने के लिए गया था, लेकिन पोजो और लकी वहां से वापस आते हैं, और जब वे वापस आते हैं तो वे व्लादिमीर और स्टागन से बात नहीं करते। इवन वे व्लादिमीर और स्टागन को पहचानते नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि जो पोजो है वह अंधा हो चुका है, और जो लकी है वह जो है ब्लाइंड, वह जो है क्या हो चुका, वह म्यूट हो चुका, मतलब वह गूंगा हो चुका, बोल नहीं सकता है। तो ये दो कंडीशन, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अंधा कौन होता है। पोजो आपका जो है, अगर आप देखेंगे कि जो पोजो है वह जो है आपका अंधा हो चुका है, और जो लकी आपका है वह आपका म्यूट हो चुका है। ये चीजें आप देखेंगे। और वे दोनों उनको पहचानते नहीं, वो कहते नहीं कि हम आपसे मिले हैं। तो यहाँ पे दिखा जा रहा है कि रिश्ते कितना जल्दी टूट रहे हैं, और कितना जल्दी जो है एक दूसरे को लोग डिनाई कर दे रहे हैं पहचानने से। मैकेनिकल लाइफ है, मैकेनिकल रिलेशन है। अभी एक दिन पहले उसी रास्ते से लकी और पोजो गुजरे थे, वो सही सलामत थे। वहां पे पोजो जो है लकी को क्या करता है कि अपना गुलाम बना करके रखता है, लेकिन जब वो आता है तो ये दिखाई पड़ता है कि जो पोजो मास्टर है वही अंधा हो चुका है। मार्केट में क्या होता है, वहां क्या होता है, ये जो अंधेपन का है, यह इंडिकेट करता है कि जिस तरह से हिटलर ने अपने गैस चैम्बर में लोगों को एक तरह से मासिकर किया, लोगों को मौत के मुंह में ढकेला, एक पोजो के साथ ऐसा ही होता है। उस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे ये चीज दिखाया गया है। पोजो और लकी चले जाते हैं, उनका अपना वे वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये चीजें होती है, और इस समय तक लगातार व्लादिमीर और स्ट्रागन इंतजार कर रहे हैं गोडो विल कम, बट नो गोडो गोडो कम, एंड यू विल फाइंड दैट वे डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों को आत्महत्या कर लेना चाहिए। मतलब वे इतना परेशान है, उनमें अनरेस्ट है, एंजाइटी है, कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, एंड दे डिसाइड कि दे वांट टू कमिट सुसाइड। लेकिन जब वो सुसाइड की बात करते कहते हैं यार हमारे पास तो जो है रस्सी ही नहीं है, फिर वहां पे डिले इन एक्शन दिखाया जाता है कि वो इस कंडीशन में कि वो सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं, कि नथिंग इज अवेलेबल एट ऑल। वे कहते हैं कि चलिए हम लोग रस्सी दूसरे दिन लेकर के आएंगे, तब सुसाइड करेंगे। यहीं पर प्ले खत्म हो जाता है। तो ना तो गोडो आता है, ना व्लादिमीर और स्टैगन को कोई बचाने आता है, और ये दिखाया जाता है कि उनकी ये कंडीशन, वो सुसाइड की टेंडेंसी में पहुंच जाते हैं। और आदमी की किसी समस्या का कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइफ मीनिंगलेस है, सिचुएशन अनकंट्रोल्ड है, बमबारी की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस दिखाने की कोशिश की गई है। तो थिएटर ऑफ एब्जर्व पे मैंने पहले भी बात किया था, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। आप अगर देखेंगे कि पूरे प्ले में ऐसा रियली में जिस तरह से रिफ्लेक्शन है, जिस तरह से उसकी मीनिंग निकाली जाती है, कई लेवल पे उसकी मीनिंग निकल सकती है, कई लेवल पे हम जा सकते हैं, कई लेवल पे हम उसको समझ सकते हैं, या चीजों को हम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज आता है। तो मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस प्ले को पढ़े, उसका एंगल अनडाउटली थिएटर ऑफ एब्सर्ड होगा, उसमें पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस आएगा, ट्राउमा आएगा, पेन आएगा, स्टेन आएगा, डिसऑर्डर आएगा, गोडो का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन गोडो का मीनिंग नहीं निकलेगी। लकी और पोजो जो है, जो एकदम सही से जा रहे हैं, एक अंधा होकर के वापस आता है, एक बहरा हो जाता है। जो पेड़ है वो भी जो है विदाउट लीफ है वहां पे। तो सब कुछ टूटा फूटा बिखरा डिस्ट्राइंग कंडीशन में है, उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रीबिल्डिंग के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत है, और वो सुपर पावर भी डिनाई कर देता है। सुपर पावर इज not ready to come. That is the basic problem. No angel is ready to come. No Godo is ready to come. No superpower is ready to come. You can just understand ki what was the situation, in what situation Samuel Beckett passed his life, and how much frightening Second World War was. वो कितना ज्यादा फ्राइटनिंग था, डरावना था, टेरिबल सिचुएशन, हॉरिबल सिचुएशन, और एंड यू कैन से डिसमेइंग, फियरफुल, ब्लड, वायलेंस, मर्डर, गैस चैम्बर का जिस तरह से यूज किया गया, तमाम चीजें यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। तो इतना सारा चीजें थी जो मैंने आज आपको इस क्लास में बताया। कल मैं अगर मुझे समय मिलेगा तो मैंने थोड़ा सा काम कर भी लिया है लुक बैक इन एंगर पे, लेकिन कल मैं श्योर और सर्टेन आपको लुक बैक इन एंगर शेयर नहीं, बट मैं उस पर लेक्चर दूंगा, और मैं आज आज या कल या सुबह तक में मैं बेटर हर हाल में लुक बैक इन एंगर पहले भेज दूंगा, और फिर शाम को 5:30 पर, कल शाम को 5:30 पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। किसी को कुछ कहना है? सर, ये जो हाँ, वैकेंसी निकली है, ये किस टाइप हाँ, की है? ये जो वैकेंसी, ये फेक है मैडम, फेक है वैकेंसी।
ये जो वैकेंसी है वो फेक है, वो गलत वैकेंसी आई हुई है, किसी ने उसको ऐसे ही किया हुआ है। एक नोटिस भी आया माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से कि ये गलत वैकेंसी है। आप कौन सी वैकेंसी, वही जो अभी मैंने ग्रुप में डाला था? जी सर, जी सर। हाँ वो फेक है, वो आई नहीं है। It was totally fake. ओ, Actually, ओके। it was manipulated by someone. या तो इसका तो लेटर भी जारी हुआ है सर आयोग से कि हाँ फेक इसका है ये। लेटर भी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने लेटर जारी किया है कि ऐसी कोई वैकेंसी हाँ। मेरे एंड से नहीं डिक्लेयर हुई है। जी। अब ये कि कुछ दिन बाद हो सकता है, 1 महीने 2 महीने बाद आएगी फिर से टीजीटी पीजीटी की तो आएगी, लेकिन ये वैकेंसी फेक रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मुझे एंड करना चाहिए। कोई और क्वेरी या कोई और कुछ? और जय सिंह भाई, कल के लिए आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और ओम प्रकाश भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? थैंक यू सर, थैंक यू। सर अभी रिलैक्स हूँ लेकिन हाथ पैर की